दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में करंट अफेयर्स। आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उनके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे। और दोस्तों ये हमारी पूरी न्यूज़ जो है वो आप हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं और साथ ही हमारे पीडीएफ के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों ये 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। जितने भी कंटेंट होते हैं आप सभी को उपलब्ध होते हैं हमारे वेबसाइट पर और साथ ही हमारे। और आज की पहली न्यूज़ है आईसीसी क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसका आईसीसी बोलते हैं, इन्होंने एक नया फैसला लिया है। हालांकि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इससे पहले ये पिछले साल फैसला लिया था कि विमेन क्रिकेटर्स को मेन क्रिकेटर या मेल क्रिकेटर के समान जो है वो वेतन मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समता का अधिकार जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसको जो है प्रमोट करना चाहिए स्पोर्ट्स में। महिलाओं को बहुत कम फी मिलती थी, अब जो है वो पुरुष के बराबर फी प्राप्त कर सकेंगी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 13 जुलाई 2023 को आईसीसी ने अपनी वार्षिक बैठक में घोषणा की कि अब महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटरों के बराबर वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में। आईसीसी की यह बैठक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित की गई। अब महिला क्रिकेटरों को क्रिकेट विश्व कप, टी20 विश्व कप हो या अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट, पुरुष क्रिकेटरों के समान ही पुरस्कार राशि दी जाएगी। वर्ष 2019 में पुरुष क्रिकेटर विश्व कप में विजेता इंग्लैंड को 28.4 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि महिला वनडे क्रिकेटर टीम विजेता को 12.3 करोड़ यानी कि आधे से भी कम राशि मिलती थी इनको। आईसीसी बोर्ड ने 2030 तक पुरस्कार राशि में समानता लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को समय से काफी पहले पूरा कर लिया है। और विभिन्न न्यूजीलैंड है, जैसे कि भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जो है पहले से ही क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक और अन्य क्रिकेट में इनको समान वेतन की बात पहले ही कर चुके हैं। तो ये रही आज की न्यूज। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाए कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताया करें। चलिए अगली न्यूज जो है बैस्टिल डे। बैस्टिल डे जो है फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा मनाया जाता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। मोदी जी भी इस डे पर उपस्थित रहे और इससे अगली न्यूज जो है हमारी, मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर मिला है। आइए इन दोनों न्यूज को डिटेल में देखते हैं। चलिए, बैस्टिल दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री बैस्टिल दिवस में शामिल होने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दिवस के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को विशिष्ट अतिथि यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। ठीक है ना, तो इनको गेस्ट बनाया गया, तौर पर आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी जी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, हालांकि हो चुका है। बैस्टिल दिवस पर भारतीय वायुसेना भी राफेल विमानों के साथ भाग लेगी। प्रधानमंत्री की फ्रांस की इस यात्रा के दौरान फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की 26 नौसैनिक संस्करण की खरीद के लिए अंतिम रूप समझौता भी किया जाएगा। फ्रांस का बैस्टिल दिवस फ्रांसीसी चेतना में एक विशेष स्थान रखता है। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसी क्रांति एक बौद्धिक क्रांति के रूप में, रेनेसा के रूप में देखा गया था वहां पर, और उसी के आधार पर बैस्टिल जेल पर हमले करके जो है इसको आजाद किया गया था। इस दिवस पर बैस्टिल दिवस मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय दिवस है फ्रांसीसी सरकार का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा वीकली एसे राइटिंग का कार्यक्रम है, मात्र 1050 में हमारे ऐप पर आप अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों हमारा जो है सार्थक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 28 फुल टेस्ट हैं। कल जो है आपका चौथा टेस्ट होगा। 4 टेस्ट जो है पेपर GS6 से होगा। तो GS6 से और भी 100 क्वेश्चन के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट होती है, लेकिन हमें मॉडल आंसर केवल हिंदी में देते हैं। दोस्तों हमारे और भी कार्यक्रम है, जैसे फाउंडेशन बैच से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के यूपीपीएससी, आरओ आदि जो भी एग्जाम आप देते हैं यूपीपीएससी से, सभी क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही हमारा आरओ के लिए एक अलग भी बैच है, इसका आप अलग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम चूंकि इसलिए है क्योंकि हिंदी मीडियम में ही ज़्यादातर आरओ के कोर्सेज हैं और इसकी फीस मात्र 2873 है। दोस्तों हमारा एक और कार्यक्रम है जिसमें 75 दिवसीय क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है रामबाण बैच का, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें जुड़ सकते हैं। अभी जो है टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं, आपको बुक लिस्ट आदि भी बता दिया जाएगा और क्लासेज कैसे चलेंगी, जो करंट अफेयर्स आदि से संबंधित होंगी उनके बारे में बात की जाएगी। चलिए हम देखते हैं लीजन ऑफ ऑनर।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर यानी कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये जो होता है वो मिला है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये। लीजन ऑफ ऑनर पीएम मोदी फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल दिवस के अवसर पर इस सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी। यह सैन्य, नागरिक और सांस्कृतिक मामलों में फ्रांसीसियों और विदेशियों को प्रदान किया जाता है। किसके मामले में? एक तो आर्मी में भी दिया जाता है, ये गैलेंट्री अवार्ड भी है ये साथ ही साथ जो है सिविल अवार्ड भी है, और साथ ही कल्चरल जो हेल्पफुल रिलेशंस होते हैं विदेशियों को भी दिया जाता है। तो विदेशी के रूप में भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको ये लीजन ऑफ ऑनर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिए। चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया अरब पार्टनरशिप समिट, इसको डिटेल में देखते हैं। 11 और 12 जुलाई को यह आयोजित हुआ था। छठी इंडिया अरब समिट के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों भारत अरब साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जुलाई 2023 में किया गया। यह भारत अरब साझेदारी शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण था। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। यह सम्मेलन निवेश, व्यापार और सेवाओं में नए क्षितिज की थीम पर आयोजित है। यानी कि इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड सर्विसेज, न्यू हॉरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड सर्विसेज, ये थीम थी इस बार की। इस सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त रूप से भारतीय विदेश मंत्रालय और लीग ऑफ अरब स्टेट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। याद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूएई भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नारी अदालत, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, इस पर जो अमल भी किया जा रहा है। नारी अदालत क्या है? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार केवल महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर नारी अदालत की शुरुआत करेगी। इस अदालत का उद्देश्य घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद तंत्र को स्थापित करना। यानी कि इससे न्यायालय में वादों की कमी आएगी और मामला जल्दी सुलझ सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह अदालत की शुरुआत असम और जम्मू कश्मीर में 50-50 गांवों में की जाएगी। आगे के वर्षों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे। इस अदालत के सदस्यों के न्यास सखी के रूप में जाना जाएगा। न्यास सखी जो है इसके रूप में इसको जाना जाएगा। और कितने? 7 से 9 सदस्य होंगे। ये देखिए यहाँ पर नारी अदालत, महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, ये इस तरीके के कुछ पायलट प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं, ठीक है ना। और इसको जो है आगे भी बढ़ाया जाएगा। नारी अदालत के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में न्याय सखी नाम का नाम दिया गया है। मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल जो है 6 माह का होगा। नारी अदालत को मिशन शक्ति की संबल उप योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और नारी अदालत को कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त होगा। यह सुलह और समझौते पर बल देगी, यानी कि जो डिस्प्यूट्स होंगे उस पर कोई डिक्री या डिसीजन नहीं होगा, केवल ये कोऑपरेशन, एक दूसरे से विवाद को समाप्त करना, उसको न्यायालय तक न पहुंचने देना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, जैसे पहले हमारी न्याय पंचायतें काम करती थी। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम ABMS, ONGC को ये बड़ा अवार्ड मिला है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो कॉरपोरेशन जो है वो हमारा कैसे काम कर रहा है कि उसको इस प्रकार का अवार्ड मिल गया। जुलाई 2023 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ONGC यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। रिश्वत का मुकाबला करने के लिए ONGC की प्रतिबद्धता वर्ष 2005 में शुरू हुई थी, जब यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए इंटीग्रेटेड पैक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला संगठन बना था। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जब आप एथिक्स के क्वेश्चन लिखेंगे, जब आप एथिक्स में कुछ केस स्टडी देंगे, तो ये केस स्टडी बहुत ही, चूंकि PSO में आप देखते हैं गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज हैं उसमें करप्शन एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली को इंटरसॉर्ट USA द्वारा संचालित किया जाता है। ONGC को इस प्रणाली को अपनाने के लिए ISO 37001:20
16 प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ओएनजीसी ने रिश्वत विरोधी अनुपालन को निगरानी के लिए समर्पित अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। और आप अगर समझ सकते हैं कि ब्राइबरी को जितना कम किया जा सके वो हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे जो ऐसे जो हमारा तंत्र है, खास करके सरकारी तंत्र, उसको बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 किस प्रकार का ऑपरेशन है और कैसे कैसे किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये मल्टी जो है कंट्री एक प्रोजेक्ट है, एक प्रकार का वो एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं। जुलाई 2023 में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी अभ्यास की शुरुआत की। क्या है? मल्टी स्टेट है, ये मल्टी कंट्री है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी। इस नौसैनिक अभ्यास में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। मेरे ख्याल से आईएनएस सुनैना यही दिख रही है यहाँ पे, ये आईएनएस सुनैना है, इसमें पार्टिसिपेट किया। आईएनएस सुनैना ने इस अभ्यास के लिए सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया का दौरा किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को हराना, समुद्री डकैती। आपको पता है कि अरब में सोमालिया आदि ऐसे देश हैं, जो अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था उनकी समुद्री डकैती पर ही, कैरेबियन पायरेट्स जो मूवी आपने देखी है उस तरीके की डकैती वहां पर होती है। क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना, यह अभ्यास संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के अलावा यूएसए है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, स्पेन की नौसेना ने भाग लिया। यह समुद्री बल की कमान अमेरिकी नौसेना के पास है। संयुक्त समुद्री बल की कमान जो है किसके पास है? अमेरिकी नौसेना के पास है। वर्तमान में इस बल में कुल 34 सदस्य देश। कुल कितने देश हैं? 34 कंट्रीज आर देयर इन द ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस, बट इट्स हेड, जो इसका हेड है इस समय वर्तमान में कौन है? अमेरिकी नौसेना के पास है अभी इसका कमान। चलिए, एक बड़ा आंकड़ा आया है ग्लोबल पब्लिक डेप्ट का, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो हमारा ऋण है वो किस प्रकार से है और कितना है, उस पर डिटेल बातचीत की जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सार्वजनिक ऋण के आंकड़े जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण जो है 92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कुल वैश्विक सार्वजनिक ऋण का 30% विकासशील देशों द्वारा लिया गया है और 70% जो है विकसित देशों द्वारा दिया गया है। विकासशील देशों द्वारा लिए गए कुल ऋण का 70% चीन, भारत और ब्राजील, जो 3 बड़े विकसित विकासशील देश हैं, उनको मिला है। और 59 विकासशील देशों का ऋण जो ऋण से जीडीपी अनुपात जो है 60% तक पहुंच गया है। देशों द्वारा पिछले 2 दशकों में विदेशी कर्ज 5 गुना अधिक लिया गया है। विकासशील देशों में के कुल बाह्य सार्वजनिक ऋण में निजी ऋणदाताओं का सर्वाधिक हिस्सा कितना है? 62%। तो ये परसेंटेज आप कैसे याद रखेंगे, कैसे इसको यूज करना है, एक बार इसी से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। वर्ल्ड लेवल पे कितना है हमारा, भारत की हिस्सेदारी कितनी है, और भारत के अलावा जो हमारे विकसित विकासशील देश हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, खरीद फरोख्त की जो ये काउंसिल है, जो क्या करती है, हथियारों की खरीद फरोख्त जो हम करते हैं विदेशों से, उसके लिए निर्णय लेती है। तो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नया निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है ये। तो केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना की और उन्नत बनाने के लिए विमानों और पनडुब्बियों की खरीद और निर्माण को मंजूरी दे दी है। परिषद ने नौसेना के 26 राफेल विमानों को नौसैनिक संस्करण की खरीद की मंजूरी दी है, जो कि आपने देखा कि फ्रांस में फ्रेंच जो है ये विमान है, और इसको जब मोदी जी गए हैं वहीं पर एग्रीमेंट भी हो गया है। 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के मध्य समझौता भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण जो है फ्रांस की सहायता से मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह निर्माण जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, यानी कि राजनाथ सिंह जो है हमारे, जो राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष भी हैं, तो ये बस याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम न्यूज है ये, स्कॉच अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये स्टेट्स को दिया जाता है विभिन्न, हर वर्ष जो है। जुलाई 2023 में स्कॉच अवार्ड जम्मू कश्मीर सरकार को दिया गया है। अवार्ड जम्मू और कश्मीर की ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में प्रदान किया गया है। यह अवार्ड स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2047 थीम के तहत प्रदान किया गया।
केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है इन्हें। और जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बहुत बड़े स्तर पर वहां पर काम कर रही हैं। इन पहलों में प्रमुख उदाहरण क्या है? अवसर योजना, उम्मीद महिला हाट, जिला ग्रामीण हाट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध SHG उत्पाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर GEM पोर्टल पर भी इसको अपलोड किया गया है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। आज का जो है क्लास आपको कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ प्रश्न मैंने पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। और साथ ही दोस्तों हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करके इन कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। जैसे एसे राइटिंग है, सार्थक टेस्ट सीरीज है हमारा फाउंडेशन बैच है, RO के लिए अलग से फाउंडेशन बैच है। साथ ही दोस्तों हमारा 75 दिवसीय क्रैश कोर्स भी है। ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और दोस्तों हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप आज का क्वेश्चन में नहीं डाल पाए हूं, हमारा ऐप डाउनलोड करें, साथ ही हमारी वेबसाइट विजिट करें abhiyancivilservices.com, जिस पर चंद्रायन से संबंधित एसे या और मेंस राइटिंग के लिए कंटेंट अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन्हीं से आज या कल में चंद्रायन 3 पर निबंध पूछा जाएगा। ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।